दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस टेबल को देखिए। यह टेबल आपके शरीर की सबसे बेसिक बायोलॉजिकल जरूरत है और एक एवरेज इंडियन की रियल लाइफ रियलिटी को एक साथ दिखाता है। एक एडल्ट बॉडी को हेल्दी बोन मास मेंटेन करने के लिए रोज 1000 से 1200 mg कैल्शियम चाहिए और स्टडीज बताती हैं कि एवरेज इंडियन रोज लगभग 429 mg 429 mg कैल्शियम कंज्यूम करता है, जो रिक्वायरमेंट से आधे से भी कम है। और अब एक और नंबर देखिए जो इस पूरे क्राइसिस को और भी गहरा बना देता है। इंडिया में 70 से 80% लोग सिवियरली विटामिन डी डेफिशिएंट हैं और विटामिन डी वही की है जो कैल्शियम को आपकी इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में जाने देता है। मतलब जो थोड़ा सा कैल्शियम हम खाते भी हैं उसका भी बड़ा हिस्सा सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। अब इस डेटा का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट देखिए। इंडिया में 3 में से 1 फीमेल और 8 में से 1 मेल ओस्टियोपोरोसिस से जूझ रहे हैं। एक ऐसी कंडीशन जिसमें बोन्स इतनी ब्रिटल हो जाती हैं कि वो एक छोटी सी गिरने की घटना से भी टूट सकती हैं। तो सवाल यह है जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं। इंडिया सदियों से अपने डेयरी रिच फूड कल्चर के लिए जाना जाता है और इंडिया एक ट्रॉपिकल देश है जहां साल भर धूप मिलती है। फिर भी अगर हमारी रोज की डाइट में कैल्शियम है और हमारे ऊपर इतनी धूप पड़ती है तो हम दुनिया का ओस्टियोपोरोसिस कैपिटल क्यों बनते जा रहे हैं? नमस्कार, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सुनील डागर, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी एंड स्टडी IQ IAS। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। देखिए, हमें हमेशा से यह बताया गया कि एक ग्लास दूध और हमारा ट्रेडिशनल घर का खाना स्ट्रांग बोन्स के लिए काफी है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो आपको चौंका देगी। एवरेज इंडियन अपने खुद के स्केलेटन को धीरे धीरे स्टार्व कर रहा है और इस पूरी क्राइसिस को समझने के लिए हमें 3 अलग अलग मैकेनिज्म्स को समझना होगा। पहला, जिसको कहते हैं कैल्शियम बैंक रन, दूसरा विटामिन डी पैराडॉक्स और तीसरा एंटी न्यूट्रिएंट ट्रैप। सबसे पहले समझते हैं द कैल्शियम बैंक रन को। देखो, कैल्शियम सिर्फ बोन्स के लिए नहीं होता, यह मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी जरूरी है, यह नर्व सिग्नलिंग के लिए भी जरूरी है और यह आपके हार्ट रिदम को रेगुलेट करने के लिए भी जरूरी है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्ट समझिए। आपकी बॉडी खुद कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो जब आपकी डाइट आपको रोज सिर्फ 400 से 500 mg कैल्शियम देती है, जो रिक्वायरमेंट से काफी कम है, तो आपकी बॉडी एक सर्वाइवल मोड में चली जाती है। अब आपके हार्ट और आपके मसल्स को काम करते रहना है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, वो आपके स्केलेटन को एक ATM की तरह ट्रीट करना शुरू कर देती है। वो आपकी बोन्स में स्टोर्ड कैल्शियम को एक्टिवली विड्रॉ करना शुरू कर देती है ताकि बाकी सब कुछ चलता रहे। सालों तक चलने वाला ये रिलेंटलेस डिप्लीशन पहले ऑस्टियोपीनिया फिर इवेंचुअली ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है। यह समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये एक स्लो साइलेंट प्रोसेस है। आपको इसका कोई इमीडिएट सिम्टम नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी बॉडी अपने ही स्केलेटन से पैसा निकालकर खर्च कर रही है, जैसे एक बैंक अकाउंट से कॉन्टिन्यूअस विड्रॉल हो रहे हो बिना किसी नई डिपॉजिट के। अब दूसरा मैकेनिज्म समझते हैं, द ग्रेट विटामिन डी पैराडॉक्स। विटामिन डी एक चाबी की तरह काम करता है। यह की आपके गट को अनलॉक करती है जिससे कैल्शियम आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर पाता है। अब यहां सबसे बड़ी आयरनी यह है कि इंडिया एक सन ड्रेंच्ड कंट्री है, फिर भी रफली 70 से 80% पॉपुलेशन विटामिन डी डेफिशिएंसी से जूझ रही है। ऐसा क्यों? इसके 3 बड़े रीजंस हैं। पहला, अर्बन इंडोर वर्किंग एनवायरमेंट्स, जहां लोग सुबह से शाम तक ऑफिस के अंदर बैठे रहते हैं बिना एक बार भी धूप में निकले। दूसरा, राइजिंग एयर पोल्यूशन, जो अल्ट्रावायलेट बी यानी UVB रेस को ब्लॉक कर देता है, जो विटामिन डी सिंथेसिस के लिए काफी जरूरी होती हैं। और तीसरा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, जहां लोग अपना पूरा दिन स्क्रीन्स के सामने गुजार देते हैं। और जब विटामिन डी डेफिशिएंट होता है तो इसका क्या रिजल्ट होता है? इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन सिर्फ 10 से 15% गिर जाता है। मतलब चाहे आप कितना भी कैल्शियम रिच डाइट ले लें, अगर आपके पास विटामिन डी नहीं है तो वो डाइट लार्जली इनअफेक्टिव हो जाती है। यह है एक पैराडॉक्स। एक सन ड्रेंच देश में रहते हुए भी हम सबसे ज्यादा विटामिन डी डेफिशिएंट पॉपुलेशंस में से एक बन चुके हैं, क्योंकि हमें अपनी ही लाइफस्टाइल से खुद को धूप से दूर कर लिया है। अब तीसरा और एक बहुत ही कम डिस्कस होने वाला मैकेनिज्म समझते हैं, जिसको कहते हैं द एंटी न्यूट्रिएंट ट्रैप इन द इंडियन डाइट। देखो, यह सिर्फ इतना नहीं होता कि आप क्या खाते हैं, यह भी मैटर करता है कि आप कैल्शियम के साथ साथ क्या खाते हैं।
क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी उस कैल्शियम को एक्चुअली एब्जॉर्ब करती है या नहीं। ट्रेडिशनल इंडियन डाइट हेविली सीरियल्स यानी कि व्हीट, राइस इन पे बेस्ड है। इन ग्रेन्स और लेग्यूम्स जैसे कि दाल, इनमें हाई लेवल्स में फाइटेट्स होते हैं और कुछ लीफी ग्रीन्स में ऑक्सलेट्स होते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं ये एंटी न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कैल्शियम के साथ केमिकली बाइंड हो जाते हैं और एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं, जिससे आपकी बॉडी सिंपली फ्लश आउट कर देती है। मतलब आपने जो थोड़ा बहुत कैल्शियम खाया भी था वो भी आपकी बॉडी में जाके वहां इन फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स से बाइंड होकर बाहर निकल जाता है, बिना आपके बोन्स तक पहुंचे। और देखिए, इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है एक और चीज ने। अर्बन पॉपुलेशन में रागी, सेसमे मतलब तिल और डेयरी जैसे ट्रेडिशनल कैल्शियम सोर्सेज की इंटेक में मैसिव रिडक्शन हो गया है। ये वो फूड्स थे जो हमारी डाइट में कैल्शियम का मेजर सोर्सेज हुआ करते थे, पर अब वो धीरे धीरे हमारी डाइट से गायब हो रहे हैं। अब मुझे याद है मैंने आपसे वीडियो के शुरू में एक सवाल पूछा था कि अगर हमारी डाइट में कैल्शियम है और हमारे ऊपर इतनी धूप पड़ती है तो हम दुनिया का ओस्टियोपोरोसिस कैपिटल क्यों बन रहे हैं? अब आपके पास इसका जवाब है। ये एक सिंगल रीजन का मसला नहीं है, ये 3 अलग अलग फैक्टर्स का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। पहला, हमारी डाइट में बायोलॉजिकली रिक्वायर्ड कैल्शियम का आधा भी नहीं होना। दूसरा, जो थोड़ा कैल्शियम हम खाते भी हैं उसका एब्जॉर्प्शन विटामिन डी की कमी की वजह से 10 से 15% रह जाता है। और तीसरा, जो बचा कुचा कैल्शियम एब्जॉर्ब हो भी जाता है उसका भी काफी हिस्सा हमारी डाइट में मौजूद फाइटेट्स और ऑक्सलेट से बाइंड होकर बाहर निकल जाता है। 3 लेयर्स का एक साइलेंट अटैक, और इसका टारगेट है आपकी खुद की स्केलेटन। अब इस टॉपिक को एक थोड़ा और डीपर लेवल पे ले जाके समझते हैं, क्योंकि कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इस क्राइसिस को वर्सन कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन की वल्नरेबिलिटी। जब एक वुमेन मेनोपॉज से गुजरती है तो उसके एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रामेटिकली गिर जाते हैं, और एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। जब ये प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है तो बोन लॉस की स्पीड ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। इसी वजह से इंडिया में इतनी बड़ी संख्या में पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन ओस्टियोपोरोसिस का शिकार बन रही हैं। और एक और फैक्टर है जो बहुत कम लोग जानते हैं, हिप फ्रैक्चर्स का खतरा। जब एक एल्डरली इंसान की बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि एक सिंपल गिर जाना एक हिप फ्रैक्चर में बदल जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ फिजिकल नहीं होते। ऐसी इंजरीज के बाद एल्डरली पेशेंट्स की मोर्टेलिटी रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी मोबिलिटी चली जाती है और उनके कॉम्प्लिकेशंस जैसे ब्लड क्लॉट्स, इंफेक्शंस, इन सब का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब एक ऐसा डायमेंशन भी समझते हैं जिसे लोग अक्सर सिर्फ बुढ़ों की बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो अब बहुत छोटी एज में भी दिखना शुरू हो गया है। बच्चों में बढ़ती कैल्शियम डेफिशिएंसी। आज के अर्बन बच्चे जो पूरा दिन घर के अंदर स्क्रीन्स के सामने बैठे रहते हैं, उनमें भी विटामिन डी की कमी बढ़ती जा रही है। और जब एक बचपन में ही पीक बोन मास प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता तो उसका असर पूरी जिंदगी तक दिखता है, क्योंकि हमारे बोन्स की सबसे ज्यादा ग्रोथ टीनेज ईयर्स में होती है। अगर उस क्रिटिकल विंडो में इस कैल्शियम और विटामिन डी की कमी रहे तो वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक कमजोर फाउंडेशन के साथ गुजारता है बिना उसे पता चले। अब चलिए मैं आपको एक बहुत ही जरूरी डायमेंशन दिखाना चाहता हूं कि हॉस्पिटल्स में इन पेशेंट्स को क्या क्या झेलना पड़ता है। एक टिपिकल सिनेरियो सोचो, एक 55 साल की वुमेन जो घर में चलते चलते अचानक गिर जाती है और उसकी रिस्ट या हिप फ्रैक्चर हो जाता है। फैमिली इसे बस एक एक्सीडेंट था बोलकर ट्रीट करती है, लेकिन जब डॉक्टर उसकी बोन मिनरल डेंसिटी चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी बोन सालों से धीरे धीरे वीक हो रही थी, और यह फ्रैक्चर सिर्फ एक ट्रिगर था एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशन का। और सबसे दुखद बात यह है कि इस फ्रैक्चर से पहले कभी कोई रूटीन स्क्रीनिंग नहीं हुई थी। इंडिया में अभी तक ओस्टियोपोरोसिस के लिए कोई नेशनल लेवल मैंडेटरी स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी नहीं है, जैसा कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में होता है जहां 65 साल की एज के बाद वुमेन को रूटीन डेक्सा स्कैन्स के लिए रिकमेंड किया जाता है। अब इस पूरे टॉपिक को एक यूपीएससी नजरिए से भी समझते हैं, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ केस स्टडी है। जीएस पेपर 2 हेल्थ पॉलिसी में यह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस और उनके सोशियो इकोनॉमिक ड्राइवर्स को कवर करता है। जीएस पेपर 3 में यह फूड फोर्टिफिकेशन पॉलिसीज और पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉलिसी एंगल भी समझते हैं फूड फोर्टिफिकेशन का। जैसे इंडिया ने आयोडाइज्ड सॉल्ट के थ्रू आयोडीन डेफिशिएंसी को एड्रेस किया था, वैसे ही अब कुछ स्टेट्स में मिल्क और एडिबल ऑयल को विटामिन डी से फोर्टिफाइड करने की कोशिश हो रही है।
लेकिन ये प्रोग्राम अभी तक नेशनल लेवल पर यूनिवर्सल नहीं हो पाया है, जैसा कि सॉल्ट आयोडाइजेशन के साथ हुआ था। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स लगातार डिमांड कर रहे हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी फोर्टिफिकेशन को भी एक सिमिलर नेशनल मिशन की तरह ट्रीट किया जाए। अच्छा, इसका एक इंटरेस्टिंग रीजनल एंगल भी है। साउथ इंडिया में रागी और सेसमे जैसे ट्रेडिशनल कैल्शियम रिच फूड्स का यूज हिस्टोरिकली ज्यादा रहा है, जबकि नॉर्थ इंडिया में कुछ हिस्सों में डाइट ज्यादा व्हीट और राइस सेंट्रिक है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा कंपैरेटिवली कम होती है। ये रीजनल डाइटरी पैटर्न्स भी इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों कुछ स्टेट्स में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रेवलेंस दूसरे स्टेट से ज्यादा देखी जाती है। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल और जरूरी स्टेप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफी नहीं है। पहला, रोज कम से कम 15 से 20 मिनट धूप में जरूर निकलिए, खास तौर पर सुबह के समय जब यूवीबी रेज का एक्सपोजर सबसे सेफ और इफेक्टिव होता है। दूसरा, अपनी डाइट में कैल्शियम रिच फूड्स बढ़ाएं, जैसे रागी, तिल और डेयरी प्रोडक्ट्स। तीसरा, फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स का इफेक्ट कम करने के लिए ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को अपनाइए, जैसे ग्रेन्स को कुक करने से पहले भिगोना या फर्मेंटेशन, जैसे कि डोसा और इडली के बैटर में होता है। ये ट्रेडिशनल मेथड्स फाइटेट्स को ब्रेक डाउन करने में काफी हेल्प करते हैं। चौथा, अगर सिम्टम्स जैसे लगातार बैक पेन या हाइट में कमी महसूस हो तो एक बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट या डेक्सा स्कैन करवाने में देरी मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को एक आखिरी थॉट के साथ खत्म करना चाहता हूं। इंडिया का कैल्शियम क्राइसिस एक बहुत ही टेरिफाइंग बायोलॉजिकल सच्चाई प्रूव करता है कि आप वेल फेड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कंप्लीटली मैलनरिश्ड हो सकते हैं। हम एक ऐसी जनरेशन को पाल रहे हैं जो लंबे घंटे इंडोर काम कर रही है, धूप से बच रही है और ऐसी डाइट्स खा रही है जो एक्टिवली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती है। अगर हम अपनी विटामिन डी सप्लीमेंटेशन और फोर्टिफाइड फूड्स के प्रति अपना अप्रोच ड्रास्टिकली नहीं बदलते हैं तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जल्द ही लाखों प्रिवेंटेबल फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स के बोझ तले दब जाएगा। और यह सिर्फ एक इंडिविजुअल हेल्थ मसला नहीं है। जब करोड़ों इंडियंस अपनी वर्किंग एज में ही वीक बोन्स के साथ जीना शुरू कर देंगे तो इसका सीधा सीधा असर देश की प्रोडक्टिविटी और हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पर भी pड़ेगा। एक ऐसी जनरेशन जो अपने 50s में ही फ्रैक्चर्स और मोबिलिटी इश्यूज से जूझने लगे, वो एक पूरी इकोनॉमी के लिए एक साइलेंट बर्डन बन सकती है। अगली बार जब आप वो ग्लास दूध स्किप करें या पूरा दिन घर के अंदर रहें तो याद रखिएगा, आपकी बॉडी उस कैल्शियम जिसकी जरूरत उसको है वो भूलती नहीं है, वो सीधा जाकर आपकी ही बोन से उसे फोर्सफुली निकाल लेती है। और इस फोर्सफुल विड्रॉल का बिल आपको कभी ना कभी जरूर चुकाना पड़ेगा, चाहे वो आज हो या 10 साल बाद। ऐसे और इश्यूज को समझने के लिए देखते रहिए स्टडी IQ IAS, आपके दोस्त सुनील डागर के साथ। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।